वेलकम टू द स्टूडेंट लेक्चर। इस वीडियो में हम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज डायगोनल टेंशन इन ए बीम इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, डिक्रीजेस बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीजेस अबव द न्यूट्रल एक्सिस, increases below the neutral axis and decreases above the neutral axis remain same। तो आपको बताना है कि डायगोनल टेंशन का वेरिएशन एक बीम में किस तरह से होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि डायगोनल टेंशन है वो टेंशन जोन में होता है और बीम में जनरली टेंशन जोन न्यूट्रल एक्सिस से बिलो रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बिलो द न्यूट्रल एक्सिस डायगोनल टेंशन ज़्यादा होगा और अबोव द न्यूट्रल एक्सिस डायगोनल टेंशन कम होगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, टाइम ऑफ ट्रांजिट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ऑल ऑफ द। करेक्ट आंसर इज ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट। कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है वो एग्रीगेट की ग्रेडिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। ठीक है। द स्लैब इज डिजाइन एज वन वे इफ द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान इज लेस देन 1, between 1 and 1.5, between 1.5 and 2, greater than 2। तो आपको वन वे स्लैब के लिए आपको लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान का रेशियो बताना है। तो एक बार देख लेते हैं कि वन वे एंड टू वे स्लैब के लिए क्या क्या होता है ये रेशियो। देखिए, लॉन्ग टू शॉर्ट स्पान का जो रेशियो है वन वे के लिए 2 से ज़्यादा होता है और टू वे के लिए 2 से कम होता है। तो इस क्वेश्चन में कौन सा पूछा है? इसमें वन वे के लिए पूछा है, तो लॉन्गर टू द शॉर्ट स्पान इज ग्रेटर देन 2। ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। If the effective length of a 32 centimeter diameter RCC column is 4.40 meter, its slenderness ratio is 40, 45, 50, 55। आपको एक RCC कॉलम दिया हुआ है, उसका डायमीटर और इफेक्टिव लेंथ दी हुई है, आपको सिलेंडरनेस रेशियो बताना है। तो अगर आपको सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो करिए, आप देखें इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। आप कैलकुलेट कीजिए। देखिए, सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सर्कुलर सेक्शन के लिए? सर्कुलर सेक्शन में क्या हो जाएगा? पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 64, और एरिया क्या हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो अगर दोनों का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर अपॉन 16, और इसका अंडर रूट लेंगे तो हो जाएगा डी बाई 4। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा एक सर्कुलर सेक्शन के लिए? डी बाई 4। सिलेंडरनेस रेशियो के फॉर्मूले में अगर आप रेडियस ऑफ गायरेशन डी बाई 4 रखोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 4L अपॉन डी। एल की वैल्यू अपने को दी हुई है 4.40 इफेक्टिव लेंथ, एंड डायमीटर इज 32 सेंटीमीटर। क्योंकि डायमीटर 32 सेंटीमीटर में दिया हुआ है और जो लेंथ है वो मीटर में दी हुई है, तो दोनों को या तो सेंटीमीटर में कर लो या मीटर में कर लो। तो आंसर क्या आ जाएगा? 55। ऑप्शन डी इज करेक्ट। In a singly reinforced beam, if the permissible stress in concrete reaches earlier than that in steel, the beam section is called under reinforced, over reinforced, economic and critical section। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि कंक्रीट की जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो स्टील के मुकाबले पहले पहुंच रही है, तो इस टाइप के बीम सेक्शन को क्या बोलोगे? कुल मिला के ये बोलें कि कंक्रीट स्टील से पहले फेल हो रहा है,
एक सेक्शन है जिसमें कंक्रीट स्टील से पहले फेल हो रहा है, तो ऐसा सेक्शन कौन सा हो जाएगा? चलिए देखते हैं कि स्टील और कंक्रीट की अगर कंपैरिजन करके देखें तो किस टाइप के सेक्शन बनते हैं। देखिए, अगर परमिसिबल स्ट्रेस स्टील में कम है कंक्रीट के मुकाबले तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। परमिसिबल स्ट्रेस स्टील में कंक्रीट के इक्वल है तो बैलेंस हो जाएगा। और स्टील का अगर परमिसिबल स्ट्रेस ज़्यादा है कंक्रीट के मुकाबले तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन में क्या बताया? अपने क्वेश्चन में बताया कि स्टील का कंक्रीट से ज़्यादा है तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। The next question is, the diameter of longitudinal bar of a column should never be less than 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm। कॉलम में जो मेन रेनफोर्समेंट है वो लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती है, उनका मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए? तो कोडल प्रोविजन है मिनिमम कितना होना चाहिए? 12 mm। कॉलम के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं उनका मिनिमम डायमीटर 12 mm होना चाहिए। ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ टी एंड आर ट्रेड एंड राइज रेस्पेक्टिवली ऑफ ए स्टेयर, देन 2r plus t equal to 60, r plus 2t equal to 60, 2r plus t equal to 30, r plus 2t equal to 30। ट्रेड एंड राइज जो स्टेयर्स के हैं उनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है आपको। इन चारों में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो अगर आपको रिलेशन याद है तो आप बता सकते हैं आराम से कि 2r plus t equal to 60। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next question is, the minimum number of main steel bars provided in RCC column, rectangular column is 4, circular column is 6, octagonal column is 8, all the above। आपको RCC कॉलम के बारे में 4 स्टेटमेंट पूछे हैं कि इनमें मिनिमम नंबर ऑफ मेन स्टील बार्स हैं उनकी संख्या कितनी रहती है। तो आपको पता होगा कि कोडल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग रेक्टेंगुलर कॉलम में मिनिमम 4 बार्स होनी चाहिए, सर्कुलर में 6 होनी चाहिए और ऑक्टागोनल में 8 होनी चाहिए। तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। इसमें मिनिमम इतनी बार्स होनी चाहिए। अगर आप आरसीसी कॉलम डिज़ाइन कर रहे हो तो लॉन्गिट्यूडनल बार्स मिनिमम इतनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कॉलम। इसमें कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन डी। तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। द नेक्स्ट वन इज, piles are usually driven by diesel operated hammer, drop hammer, single acting steam hammer, all the above। तो पाइल्स को जनरली किसके द्वारा ड्रिवन किया जाता है? डीजल ऑपरेटेड हैमर के द्वारा किया जाता है, करेक्ट है। ड्रॉप हैमर के द्वारा, करेक्ट। सिंगल एक्टिंग हैमर, करेक्ट। तो इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑल दी अबव। ऑल दी अबव में करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज नियरली द सेम एज दैट ऑफ माइल्ड स्टील। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज मोर देन दैट ऑफ माइल्ड स्टील। कार्बन परसेंटेज इन हाई कार्बन स्टील इज लेस देन दैट ऑफ माइल्ड स्टील। एंड हाई टेंसाइल स्टील इज चीपर देन माइल्ड स्टील। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको स्टील के बारे में, इनमें से आपको एक करेक्ट चूज करना है। तो क्या हो जाएगा? इलास्टिक मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील और माइल्ड स्टील का क्या होता है? दोनों का सेम रहता है। इलास्टिक मॉडुलस है वो हाई टेंसाइल स्टील और माइल्ड स्टील का दोनों का इक्वल रहता है। इलास्टिक मॉडुलस दोनों का इक्वल रहता है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन सी इसमें करेक्ट क्यों नहीं हुआ? ये कह रहा है कि हाई कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज कम होता है माइल्ड स्टील के मुकाबले। नहीं, हाई कार्बन स्टील का मतलब ही यह है कि हाई इसमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होगा। क्या हाई टेंसाइल स्टील चीपर है? नहीं है। चीपर होगा तो हर जगह इसी को यूज करेंगे। तो हाई टेंसाइल स्टील है वो चीपर नहीं है माइल्ड स्टील के मुकाबले। तो
ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया इसमें, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। The next one is the purpose of reinforcement in pre-stress concrete is to provide adequate bond stress, to resist tensile stresses, to impart initial compressive stress in concrete, all of the above। तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें कि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराने का पर्पज क्या है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। तो हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट में रेनफोर्समेंट इसीलिए प्रोवाइड कराएं कि इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो उसमें इम्पार्ट हो जाए, इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस हुआ कंक्रीट में इम्पार्ट हो जाए। नॉर्मल जो हम रेनफोर्समेंट कंक्रीट यूज़ करते हैं उसमें इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं रहती है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the permissible compressive stress for a concrete in bending is C kg per meter square, then the modular ratio is 2800 upon C, 2300 upon 2C, 2800 upon 3C, 2800 upon C square। इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा? मॉड्यूलर रेशियो आपको पता है, इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है कंक्रीट की वो केजी पर मीटर स्क्वायर में दी गई है, केजी पर मीटर स्क्वायर में, नहीं कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो केजी पर मीटर स्क्वायर में अगर दी हुई है तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2800/3C। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर ये केजी पर मीटर स्क्वायर की बजाय न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता तो क्या हो जाता? 280/3C। Next is the maximum area of tension reinforcement in beam shall not exceed 0.15%, 1.5%, 4%, 1%। आपको आरसीसी बीम दिया हुआ है, उसमें मैक्सिमम रेनफोर्समेंट है, उसका एरिया कितने से एक्सीड नहीं होना चाहिए। कोडल प्रोविजन है, बीम के बारे में कोडल प्रोविजन है मैक्सिमम टेंशन एरिया का। मैक्सिमम जो स्टील टेंशन एरिया में आप प्रोवाइड करा रहे हो उसके लिए कोडल प्रोविजन कितना है? 4%। मैक्सिमम आप 4% यूज कर सकते हो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज एन अंडर रेनफोर्स सेक्शन मीन्स स्टील इज प्रोवाइडेड एट अंडर साइड ओनली, स्टील प्रोवाइडेड इज इनसफिशियंट, स्टील प्रोवाइडेड ऑन वन फेस ओनली, स्टील विल यील्ड फर्स्ट। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए पीछे मैंने स्टेटमेंट दिखाया था आपको, इसमें क्या होता है कि स्टील जो है पहले यील्ड स्ट्रेस को रीच कर जाता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। कंक्रीट बाद में फेल होता है, स्टील पहले फेल हो जाता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट क्यों होगा? स्टील प्रोवाइडेड ऑन वन फेस ओनली, ये कब होता है? सिंगल रेनफोर्समेंट में। स्टील प्रोवाइडेड इज इनसफिशियंट, ये कब होता है? इसके लिए कोई इनसफिशियंट मीन्स एरिया इसका कम है, नहीं कि ये यील्ड बेस्ट कर रहा है। तो ऑप्शन डी ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपको बी और डी में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए आपको चारों ऑप्शन ही रीड करने हैं, उसके बाद ही आपको आंसर टिक करना है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज a raft foundation is provided if its area exceeds the plain area of the building by 10%, 20, 40, 50%। कि राफ्ट फाउंडेशन कब प्रोवाइड की जाती है? जब इसकी जो फुटिंग का एरिया है वो बिल्डिंग के एरिया से कितना एक्सीड कर जाए? 10, 20, 40, 50। राफ्ट फाउंडेशन के प्रोविजंस हैं, कब प्रोवाइड कराते हैं? जब इसका एरिया एक्सीड कर जाए 50%। टोटल जो प्लान एरिया है बिल्डिंग का वो 50% से ज़्यादा एक्सीड कर जाए फाउंडेशन के लिए, फुटिंग के लिए, तब हम राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड कराते हैं। फुटिंग का एरिया है वो 50% से ज़्यादा एक्सीड कर जाए टोटल एरिया के, बिल्डिंग के एरिया के, तो उस टाइम हम राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड कराते हैं।
If diameter of a reinforced bar is d, the encouraged value of the hook is 4d, 8d, 12d, 16d। रेनफोर्स बार है, उसका डायमीटर आपको d दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में एनकरेज्ड वैल्यू ऑफ हुक क्या होगी? हुक जो प्रोवाइड कराते हैं हम एंड पे, तो उसकी जो एनकरेज वैल्यू है वो कितनी होगी? तो इसमें d दिया, कई बार 5 दिया होता है आपको, तो एनकरेज वैल्यू हुक के लिए है वो हमेशा कितनी होती है? 16d रहती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर बेंड्स दिए हुए हैं तो उनकी वैल्यू एंगल पे डिपेंड करेगी, लेकिन जनरली हम यू शेप्ड हुक ही प्रोवाइड कराते हैं, तो उनके लिए जो एनकरेज वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 16 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रेनफोर्स्ड बार। ऑप्शन डी इज करेक्ट। The maximum permissible value of inorganic solids in water used for the preparation of concrete as per the IS 456-2000 is 200 milligram per liter, 500 milligram per liter, 3000 milligram per liter, 3000 milligram per liter। तो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं जो वाटर में है, उसकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स क्या है? कॉटल प्रोविजन है कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन सी और डी। इसमें आपको दोनों ही सिमिलर दिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं। इनऑर्गेनिक सॉलिड्स की लिमिट क्या रहती है? 3000 मिलीग्राम पर लीटर। 3000 मिलीग्राम पर लीटर ये कॉटल प्रोविजन है, आप स्क्रीन पे देख लीजिए एक बार। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सल्फेट्स, क्लोराइड, सस्पेंडेड मैटर सभी के लिए। पिछली जो सीरीज चलाई थी मैंने रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की, उसमें मैंने आपको ऑर्गेनिक का पूछा था, इस बार इनऑर्गेनिक का पूछा है। हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बार बार इंक्लूड कर रहा हूँ। कभी ऑर्गेनिक का पूछ लेते हैं, कभी क्लोराइड का, कभी सस्पेंडेड मैटर। कहीं ना कहीं हर बार आपको इन पांचों में से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो इस टेबल को आपको रीड करना है, रिमेंबर करना है पूरा। तो ऑप्शन इसमें सी डी करेक्ट हो जाएंगे, दोनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे इनऑर्गेनिक के लिए। द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट, चलिए एक बार दोबारा देखते हैं इसको। 2.2 कब होती है? जब 7 डेज हो। 1.6 कब होती है? जब 28 डेज हो। एंड 1.1 कब होती है? जब 1 ईयर हो। तो आपको चारों ऑप्शन करेक्ट क्लियर हो गए होंगे क्रीप कोएफिशिएंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, द नेक्स्ट, द मैक्सिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे एज पर IS 456-2000 इज M15, 30, 35, 40। एक रेनफोर्स स्ट्रक्चर है, रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर है जो सी वाटर के स्प्रे से एक्सपोज्ड है, यानी कि उस स्ट्रक्चर पे सी वाटर का स्प्रे के रूप में एप्लीकेशन हो रहा है, सी वाटर स्प्रे के रूप में उस पर अप्लाई हो रहा है। तो उस टाइम हम अपने को कौन सी ग्रेड का कंक्रीट अपने को यूज करना है? देखिए इसमें M35 हो जाएगा, M35 इसमें हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर माइल्ड कंडीशन है तो हम M20 यूज़ करते हैं, मॉडरेट है तो M25, सीवियर है तो 30। सीवियर कब होता है? जब सी वाटर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हो जाएगा M30। लेकिन सी वाटर का स्प्रे है, ये बैड कंडीशन है सीवर से भी। सीवर में क्या हो रहा है कि 30 हो रहा है, लेकिन वेरी सेवर में हो रहा है 35। तो वेरी सेवर कंडीशन होगी जब सी वाटर स्प्रे हो। तो ऑप्शन सी। द नॉमिनल कवर इन mm for reinforced concrete exposed to sea water spray as per IS 456-2000 is 20, 30, 45, 50। एक स्ट्रक्चर है जो सी वाटर स्प्रे से एक्सपोज्ड है, तो उसमें आपको नॉमिनल कवर कितना प्रोवाइड कराना है? देखिए एक टेबल दिखा देता हूँ आपको। डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट नॉमिनल कवर प्रोवाइड कराते हैं। माइल्ड है तो 20 mm, मॉडरेट है तो 30, सेवर में 45, वेरी सेवर में 50, एक्सट्रीम में 75। तो सी वाटर स्प्रे है उसको हम वेरी सेवर कंडीशन मानते हैं और 50 mm कवर इसमें प्रोवाइड कराते हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इसी तरह की क्विज़ डेली लेकर आते हैं आपके लिए।
अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म के। तब तक आप बने रहिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में।